श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं सिर्फ पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है। साथ ही साथ आज किसी जो महान हस्ती का जन्मदिन है, उनका जन्म तिथि लेते हुए अंक ज्योतिष में उस पर उदाहरण स्वरूप सीखने के उद्देश्य से हम उसे प्रस्तुत करते हैं और उस अंक ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में आकलन करते हैं। किंतु हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं करते और न कोई इसमें आर्थिक लाभ का उद्देश्य। यह भी हम गूगल से डेटा जो जन्म तिथि का विवरण है और गूगल से प्रस्तुति जो भी है यह हमारे विभिन्न पुस्तकों विभिन्न ग्रंथों को हमने पढ़ा है उससे। यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से हम पर सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंग। पहला अंग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। पंचांग और मुहूर्त को लेकर इसी में से पहले भाग में से ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें ग्रहों के गोचर से संबंधित जो डेटा है वह भी दृक पंचांग से लिए जाते हैं और यह समय स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का हुआ करता है। इसकी चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आज के तारीख क्या क्या है, तारा बलन क्या है, किससे जाना जाता है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो इसे तारा बल के रूप में हम जानते हैं, जो कि केवल आज के बारे में बताते हैं। वही जो सिद्धांत नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, उसके अनुसार हम जन्म तिथि के पूरे जीवन का जातक के जीवन के बारे में कोई भी जान सकता है, अपने बारे में या दूसरों के बारे में। तो यह जाना जा सकता है पूरे जीवन काल के बारे में। दशा महादशा का फल कैसा होगा, ग्रह कौन से ग्रह अच्छे फल होंगे, अच्छे या चुनौती भरे होंगे, कौन से व्यक्ति हमारे लिए तो कार्य होगा, कौन सा चुनौती भरा। यह भी हम इसमें ताराबल से जानेंगे। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना, इसे चंद्र बलन के नाम से जाना जाता है। चौथा भाग चौघड़िया। आज का चौघड़िया, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त हुआ करता है जो कि दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों तक सभी के बारे में शुभता और अशुभता हम सबको बताते हैं। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। हम दैनिक कार्य में विशेषकर नए कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ या ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई विशेष कार्य भी इसमें किए जा सकते। इसकी उपयोगिता काफी है। इसके मद्देनजर, इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग से यूट्यूब में वीडियो पोस्ट किया। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देखें, आपके लिए उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग यह 2 भागों में है। पहला अंक ज्योतिष, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंकों के बारे में जानना हमारा कार्य होता है, क्योंकि अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के पीछे ही हम भागते हैं। अंक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोनों में आंख मिचौली का खेल चलता है। अंक हमें धोखा देते हैं, कभी हम अंकों पर प्रयास करते हैं और इस तरह से अंकों के ये हम एक तरह से कहें अंकों के लिए ही जीते। और ऐसे में अंक भी हमारे लिए
शुभकारी अशुभकारी चुनौती दोनों हो सकते हैं, और इसको पहचानना हमारा कर्तव्य है। तो अंकों को पहचानने के लिए अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त सीखने योग्य बातें, ताकि अंक ज्योतिष घर घर पहुंचे, हर परिवार में पहुंचे। अंकों का असंतुलन जब भी वो समस्या लेकर आए तो उसे पहचाना जा सके और उसका निराकरण घर पर बैठे किया जा सके। एक घर में कम से कम एक अंक ज्योतिष, और इसके सीखना बहुत आसान है, क्योंकि अंकों का जो अंक है 1 से 9 तक की इसमें चर्चा होते हैं। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। यह 9 भागों में दूसरा भाग इसका है, आज के अंक विभिन्न तिथियों में जन्मे किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए हैं, शुभता के बारे में। तो चलिए 5 अंक, पांचों की चर्चा की एक तरह से इसकी सूची हमें रखी है आपके समक्ष। पंचांग नाम में आपस में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का, पंचांग नाम से ही हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम हम जानते हैं, जरिए जानते हैं, किंतु पंचांग इससे बढ़कर यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का सुरक्षों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सफलता, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके पाले। तो चलते हैं पंचांग के पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सूर्य। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज दिनांक 9 नवंबर 2025, माह मार्क्सिस, पक्ष कृष्ण कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई, और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:03 पर, सूर्यास्त 5:03। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दरिया का सेवन कर यात्रा में सोता हूँ। पंचांग के पांचों अंक, वार रविवार, तिथि देर रात्रि 1:54 तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, षष्ठी नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:04 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। योग अपराह्न 3:02 तक सत्य, उसके बाद सात। करण अपराह्न 3:05 तक कौलम, तत्पश्चात देर रात्रि 1:54 तक तैतिल, और फिर गर्भ। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं कि उनका वास कहाँ है और शुभता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज पंचमी तिथि है, और जब जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ पर सवार हैं, अभीष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। तत्पश्चात भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। तो देर रात्रि 1:54 तक अभीष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:11 से 11:56 तक, अमृत काल दिन के 10:53 से 12:21 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग आदि नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 तक। गोधूली वेला संध्या 5:03 से 6:29 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:07 से 11:59। आज जो शुभ योग है काफी, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग आज नहीं। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है।
अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:41 से 49 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:19 से 3:41, 2:18 से 3:41 तक, और यमगंड दिन के 11:33 से 12:56। वर्ष भद्रा अशुभ मुहूर्तों में वर्ष भद्रा गणमूल पंचक आदि आज नहीं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः कर अंश के अनुसार बृहस्पति देव अभी भी बाल्यावस्था में है, गोचर का हुआ है, ये कर्क राशि में है, और शनिदेव वक्री अवस्था में रहने के कारण धीरे धीरे अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं और अंश का ह्रास कर रहे हैं, शक्ति का नहीं। और ये बाल्यावस्था, मंगल देव अस्त हो चुके और अपनी ही राशि में। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 2। शुक्र मंगल की राशियों में 2-2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। यानी आज कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। कुल 9 ग्रह, उनके 12 राशि, किसी न किसी राशि में ग्रहों के किसी न किसी राशि में 1 ग्रह है। इसलिए हर ग्रह को की राशियों में 1 ग्रह जरूर मिला है। हाँ, 3 राशियां खाली हो सकती हैं, लेकिन सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह जरूर। यह बहुत दिनों के बाद नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने नक्षत्र में 1 ग्रह है बृहस्पति। केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र, यानी 5 ग्रह स्वतंत्र हुए और 4 ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4, शनि देव के नक्षत्र में 2, राहु के देव के नक्षत्र में 2 और शुक्र देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार 9 ग्रह कुल बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव और शुक्र देव के नक्षत्र में सिमटे। शेष ग्रह स्वतंत्र है, उनके नक्षत्र में कोई ग्रह। तो ये रहे हमारे छोटी प्रस्तुति। आज कोई राशि परिवर्तन नहीं। मंगल का जो अस्त है यह भी पूरा समय लेगा 25 अप्रैल 26 तक। तो चलिए, आज ये हमारी पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले जाएंगे। स्वागत है आपका दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। सिर्फ ताराबल, ताराबलन चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है, इस दोनों को मिलाकर। तो चंद्रमा ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्र के नाम हैं वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं और ताराबलन के नीचे जो वर्टिकल रूल्स वह चंद्रमा के जन्म कुंडली के नक्षत्रों का नाम, दोनों को जो मिलान होता है उसी को हम से आज का फल निकालते हैं कि आज का दिन कैसा है, आज के तारे क्या क्या। जी हाँ, तारे बोलते हैं और नक्षत्र में आप देखेंगे 9 स्थितियां बन सकती। तारे 9 तरह की भाषा बोल सकते हैं। किसी का तारा आज का जन्म में हो सकता है, संपत में हो सकता है, विपत में हो सकता है, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्यायधन्य और मित्र या मित्र।
तो जब भी आज का आपका तारा जन्म में हो, विपत में हो, प्रत्यरि में हो या निर्धनि में हो, तो अशुभता के संकेत देता है। वहीं संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में हो, तो वह शुभता की ओर संकेत करता है। यदि अशुभता की स्थिति बनती है, तो आपसे आग्रह है कि आप धैर्य बनाए रखें, शुभ कार्यों को का आरंभ न करें। साथ ही साथ अशुभ अशुभ कार्यों की स्थिति में, अशुभता की स्थिति में, तो जो भी आप जिस कार्य में शुभता की अपेक्षा रखते हैं, उसे पूरा देने के लिए, आरंभ करने के लिए रोकें, दैनिक कार्य को छोड़ दें और तब देखें कि आपके लिए शुभता कैसी है और शुभता बनी रहे। कोई भी जोखिम न लें, कहीं भी किसी उपाय के पचड़े में न पड़े। मेरा सुझाव है। तारा बलम मुख्यतः से हम आज के गोचर के बारे में जानते हैं, आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। किंतु यह इससे बढ़कर है। इसका जो मूल सिद्धांत है वह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नवतारा चक्र पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है, ग्रहों के से कैसे संबंध रहेंगे और उससे दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह उसका फल, या कौन से व्यक्ति हमारे शुभकारी या शुभकारी जीवन भर हो सकते हैं, ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति जानते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं। अब प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र और 9 ही ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर, और यह सूची इस प्रकार बनी। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इसी क्रम में रखते हुए पहला जो नक्षत्र हुए हर श्रेणी में से पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को मिला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को गया। तीसरा, 12वां और 21वां का सूर्य देव को। चौथा, 13वां, 22वां चंद्रदेव को। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस प्रकार बनी। यह आपके लिए काफी उपयोगी है, यह सहेज कर आप रख सकते हैं। इसे फलित कैसे करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप देखें, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, उसके ग्रह से आप आरंभ करें, गणना वहां से आरंभ करें, क्योंकि जातक का जन्म इसी महादशा में हुआ करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो उसकी पिछले जन्म में मृत्यु भी उसी महादशा में हुआ करती है, इसलिए जन्म कुंडली जब भी बनता है तो महादशा का फल जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर विभिन्न रूप से दर्शाते हैं। कोई बहुत बार लिखता है रेसिडुअल पार्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ, रेसिडुअल पार्ट ऑफ दशा, या भोगांश, शेष भोगांश, या दस महादशा का शेष भाग आदि। यह सभी इस यह बताता है कि पिछले जन्म में उस अवधि में, मान लीजिए किसी कोई ग्रह का दशा का 6 साल का वर्ष है, आयु है, 6 साल उसकी दशा भोगनी पड़ती है, या शुक्र का 20 साल है, 20 साल में उसने 10 साल भोग लिया, तो शुक्र की महादशा में उसका जन्म होगा और शेष इस वर्ष इस जन्म में भोग, शुभ अशुभ दोनों। तो ये जानकारी के लिए हुआ। अब आप देखें कि जन्म गणना जब हम वहां से करते हैं तो पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभकारी होता है, और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां शुभकारी होता है, और उसी तरह से फल देते हैं। तो क्या हम ग्रहों का नाम अब नहीं जान जाएंगे। उदाहरण स्वरूप हम आपके लिए उदाहरण के रूप में आरंभ करते हैं। पहला ग्रह आज का दिन
रविवार का है, चलिए सूर्य से लेते हैं। सूर्य के नक्षत्र में किसी जातक का जन्म के लिए सूर्य पहला ग्रह बनेंगे जो कि पीड़ादायक। वहीं चंद्रमा, राहु, शनि, केतु और शुक्र ये सब फलदायी होंगे। और सूर्य खुद, मंगल, बृहस्पति ये पीड़ादायक। सॉरी, सूर्य खुद पहला, तीसरा मंगल, पांचवां बृहस्पति और सातवां बुध, ये सभी पीड़ादायक। तो इस तरह से अगर इनकी दशा महादशा जो होगी वह हमारे लिए शुभकारी शुभकारी दोनों होंगे। जो शुभकारी ग्रह है शुभकारी होगा, अशुभकारी ग्रह होंगे तो अशुभकारी होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने फल शुभ ग्रहों की महादशा में हम सभी कार्यों का शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन कर शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभकारी स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं ताकि चुनौतियों का सामना कर सकें। ग्रहों के जन्म कुंडली में ग्रह कैसा फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। और जो हमारे दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, नौवें ग्रह जो हुए उनके नक्षत्र में जन्मे जाता है हमारे लिए शुभकारी हो। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र जो हुआ उसके में जन्मे नक्षत्र उनके नक्षत्र में जन्मे जाता है हमारे लिए पीड़ा लेकर आएंगे। चाहे वो घर का हो, बाहर ऑफिस का हो, दफ्तर का हो या समाज का, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय से संबंधित। उसी तरह से जन्म कुंडली में यदि देखें तो दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है। और संपत्ति ग्रह जो जन्म कुंडली में जहां भी बैठे रहते हैं उससे संबंधित कार्य यदि किया जाए, चाहे राशि से, भाव से और उस ग्रह से संबंधित, तो जातक के लिए शुभकारी। जैसे सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चंद्रमा शुभकारी। जातक को देखना चाहिए कि चंद्रमा कहाँ बैठे, किस राशि में बैठे, उससे संबंधित कार्य करें, फल संपत्ति की संभावना ज्यादा बनती। याद रखें, ज्योतिष गारंटी नहीं देता, ज्योतिष एक मार्गदर्शन। तो इस तरह से आपके यह मार्गदर्शन देता है नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से YouTube पर कमेंट पोस्ट रखा है, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी। आप देखें, ज्ञानवर्धक है, साथ साथ रोचक और आपके लिए उपयोगी भी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको वापस ले चलते हैं ताराबलम पर। आज का तारा क्या कहता है, तारे आज को क्या बोल रहे हैं। आज का तारा आप देखें, चंद्रमा 8:04 पर तक आर्द्रा नक्षत्र में है और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं। आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्र में आप देखें तो अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा पद, जो दूसरी अवधि होती है 8:04 के बाद, वह अशुभता, ज्यादा अशुभता लेकर आ रहा है। वहीं अगर देखें बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जो पहला ये है 8:04 रात्रि तक, वह ज्यादा अशुभता है। शेष अगर ये देखें उदाहरण स्वरूप भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए पहला भाग वह शुभकारी है और दूसरा भाग शुभकारी। वहीं यदि हम देखें पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति मित्रता का है, दूसरा भाग जन्म, क्योंकि वो जातक का जन्म ही पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है और चंद्रमा भी पुनर्वसु नक्षत्र। इस तरह से हम नक्षत्रों के बारे में फल जान सकते हैं। आज के तारे क्या बोल रहे हैं, संकेत क्या दे रहे हैं, यह हम जान सकते हैं। नक्षत्रों को तारा ही कहा जाता है। तो आज के तारे क्या कह रहे हैं आपने जाना। अब आपको जैसा हमने आरंभ में कहा था, जोखिम नहीं ले कोई भी उपाय करने पर अशुभता की स्थिति में, किंतु जानकारी रखना चाहिए। जानकारी रखने के लिए आपके पास है
लेकिन उपयोग न करें, यह हम आपसे आग्रह करते हैं। जानकारी हेतु यदि तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान के बारे में लिखा है। विपत्ति है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान और नैधन्य है तो त्याग। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करने को लिखा। किंतु उपयोगिता इसकी कितनी है, परिहार कितना है, यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं। तो ये रहे हमारे 9 तारा चक्र पद्धति और तारा बलन पद्धति दूसरे भाग की प्रस्तुति की का समापन। तीसरे भाग में आपका स्वागत। तीसरा भाग आज राशि परिवर्तन नहीं है, ये चंद्रमा के राशि परिवर्तन से, राशि से संबंधित है और यह इसे चंद्र बलन कहते हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में जो फल देंगे वह मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। शेष ग्रहों के लिए, के राशियों के लिए अशुभता के तरफ इंगित कर रहे हैं। तो सावधानी जरूरी है ताकि कोई अशुभता ना हो। ईश्वर का ध्यान दें, दैनिक कार्यों में सावधान। आपको चौथे भाग में आपका स्वागत है। चौथा भाग चौकड़िया से संबंधित रखता है। यह शुभ और अशुभ मुक्त दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो या हम ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम शुभ कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत। संक्षेप में यह बता दें कि आपको 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिन से इनको जोड़ने के उद्देश्य से 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो प्रतिदिन हुआ करता है वही अंत का चौघड़िया होता है। दिन का पहला चौघड़िया संध्या का चौघड़िया होगा, रात्रि का पहला चौघड़िया दूसरे दिन पूर्व के सूर्योदय के पहले का चौघड़िया। इस प्रकार हम कहें कि सूर्योदय और सूर्यास्त का चौघड़िया दोबारा होता है, रात्रि आरंभ और रात्रि अस्त का चौघड़िया दोबारा होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध ग्रह साप्ताहिक दिनों से हुआ और साप्ताहिक दिन के स्वामी ग्रह बनते हैं, इसलिए उनका संबंध ग्रहों से भी हो जाता है। और हर ग्रह कोई न कोई विशेष कार्य, विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन आदि के लिए शुभ फलदायी, इसलिए हर चौघड़िया का उद्देश्य उन ग्रहों से, उनके ग्रहों के कार्यों से, विशेष उद्देश्यों से, प्रयोजनों से हो जाता है। चौघड़िया को उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चौघड़िया कोई भी अशुभता से अतिव्याप्त नहीं। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात। अनुभव के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य देव का होता है और सूर्य देव और शनि देव में शत्रुता रहती है, तो शनि का चौघड़िया जो काल चौघड़िया है वह काल बेला से प्रतिदिन वही रात्रि चंद्रमा का होता है। बुध और चंद्रमा में कटुता रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया रात्रि में हमेशा काल रात्रि से ग्रसित। तो ऐसी स्थिति में इन चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए जो भी अशुभता से निव्याप्त। कुछ चौघड़िया दिन के ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवरलैप कर सकते हैं, यानी उदाहरण स्वरूप काल चौघड़िया ऐसा हो सकता है कि काल चौघड़िया राहु काल से विकसित हो और काल बेला से विकसित, या कोई और चौघड़िया वार बेला से ग्रसित हो और काल बेला से ग्रसित हो, वार बेला से ग्रसित हो या राहु काल से ग्रसित हो। तो दो ऐसी ऐसी परिस्थिति बन सकती। तो ये आपके समक्ष आपकी जानकारी। चलिए आज के लिए देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया आप देखें, रविवार का दिन है। सूर्य के चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, सूर्य के चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है।
रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से रात की समाप्ति हो, और बीच में अमृत चौघड़िया जो सर्वोत्तम चौघड़िया हुआ करता है वह वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो हमने कहा था वह काल वेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो अंत का है, सूर्यास्त का है, इस समय का है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 1:11 से 2:48 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार आपके समक्ष शुभ और अशुभ चौघड़िया की सूची आपके उपयोग। आपसे आग्रह है कि इसका उपयोग करें तथा अपने कार्यों में शुभता बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति के अंतिम भाग में अंक ज्योतिष के अनुसार अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा कि अंक ज्योतिष है क्या, उसे कैसे पहचानें, और अंक ज्योतिष की उपयोगिता पर चर्चा, और साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या शुभता के बारे में क्या संकेत। तो अंक ज्योतिष में एक से 9 तक अंक हुआ करते हैं जिनकी उपयोगिता होती है, जिसको जिसको गणना में लिया जाता है। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं और वे अंक 1 से 9 ही होते हैं, शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और जब भी डबल डिजिट का 1 से ज्यादा अंकों में, यानी 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, तो उनके में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित। पांचवा अंक यदि आप देखें 1 से 9 के बीच में पांचवा अंक जो होता है वह मध्यस्थता का काम, यानी 1 से 9 के बीच का है, काफी शक्तिशाली है यह, ना हो किसी से बैर बैर इसकी नहीं, ये सभी के लिए मित्र और सभी के लिए पॉजिटिव। इसलिए पांचवा अंक कहा गया है जिस जातक को ईश्वर द्वारा प्रकट हो उसे एक वरदान के रूप में। ये सभी 1 से 9 अंक जो हैं वह उनके शासक ग्रह अलग अलग, एक यानी 9 अंक, 9 ग्रह, एक सूर्य, एक का सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों की दुनिया में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनकी उपयोगिता के, एक को राजा, सरकार या ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो बॉस, 2 को रानी या पार्टनर, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर द्वारा वरदान हो कि उन्हें पूर्व जन्म भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वालोकन, पूर्वानुमान हो जाए। 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इन सब के रंग भी अलग अलग हैं और इनके कार्य भी अलग, इसलिए इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों को अंकों को ग्रहों की उपयोगिता के अनुसार ऐसी हर ग्रह के अपने तत्व होते हैं, हर ग्रह की अपनी ऊर्जा होती है। ऐसी संभावना है कि जन्म तिथि में कोई अंक हमारे मिसिंग रहे, नदारत। ऐसी स्थिति में उस अंक से संबंधित तत्व और ऊर्जा की कमी हमारे शरीर में हमारे तत्व के इम्बैलेंस का असंतुलित वास्तु दोष हो सकता। साथ ही साथ ऐसे भी संभावना है कि कोई अंक जरूरत से ज्यादा बार रिपीट हो, 2 बार से जब भी ज्यादा रिपीट होगा तो वैसी स्थिति में परेशानी का सबब बनेगा। तो वह तत्व, उस ग्रह से संबंधित तत्व और ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक रह सकती है और वैसी स्थिति में हानिकारक सिद्ध होती है। तो आगे चल, तो ग्रहों को पहचानना, अंकों को पहचानना और उसके अनुसार अपने सभी अंकों को संतुलित करना, यही अंक ज्योतिष का काम है। और सीखना बहुत आसान है, समझना इसे बहुत आसान है, क्योंकि 1 से 9 अंक की हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीखने के क्रम।
अंकों के जन्म दुनिया में जब हम आते हैं, जब हम इस धरती पर आते हैं, तो ईश्वर हमें अंक से नवाजते हैं, उपहार के रूप। और वे अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष तीन कंपोनेंट होते हैं। तिथि एक और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, और वर्ष चार अंक। जब आरंभ में हमने कहा था कि जब भी एक से ज्यादा अंक मिलते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम इन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, जो कि हमने किया। आज की तिथि हमने ली है। आज जिस हस्ती का जन्म हुआ है, उनकी जन्म कुंडली रखें। नाम हम शीघ्र उजागर करेंगे, आप खुद जान जाएंगे। 9/11/1988 जिसका जन्म है, यदि उसको मूला सभी तिथियों को एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, सभी अंकों को, तो 9 अंक बनता है तिथि से, माह से 2 बनता है, और वर्ष से 8 बनता है। और तीनों को जोड़ते हैं तो 19 बनता है, पुनः एक। तो तिथि को अगर हम लेकर आते हैं, केवल तिथि को, क्योंकि तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, इसलिए तिथि को अलग से जोड़। तो तिथि, माह और वर्ष को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तिथि हमारा मूलांक होता है, जो हमारा जिसे ड्राइवर भी कहा जाता है। तिथि अगर एक से ज्यादा अंकों में रहता तो उसे जोड़ और एकल अंक में परिवर्तित करते, लेकिन चूंकि एकल अंक में ही है, इसलिए वही तिथि एक मूलांक बन। तिथि, माह और वर्ष को तीनों को जोड़ते हैं तो 19 बनता है। 19 बन जोड़ने के बाद एक बनता, इसलिए भाग्यांक जिसे कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, एक। अन्य तिथियां जो हम इसमें से निकालते हैं, वह निकालते हैं एंजल नंबर। इसे वर्ष से निकालते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला के लिए हम उसमें महिला के लिए हम उसमें 4 जोड़ते हैं, पुरुष के लिए 11 में से घटाते हैं। एंजल नंबर निकालते हैं, फिर वर्ष को जोड़कर तो एकल अंक में परिवर्तित कर, और फिर पुरुष के लिए उसमें से 11 अंक घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। एटीट्यूड नंबर, एंजल नंबर हमारे वातावरण को दर्शाता है। एटीट्यूड नंबर और अचीवमेंट नंबर यह तिथि और माह को जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है। इस प्रकार ये सभी अंक स्थिर अंक। इस जातक का जन्म 9/11/88 को जिनका हुआ, उनका मूलांक 9 बनता है, भाग्यांक 1 बनता है, और एंजल नंबर 3 बनता है। साथ ही साथ इनका जो एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर है, वो 2। आप इसे नोट कर सकते हैं, ताकि आगे आपके गणना में यह मदद। जब भी किसी भी जन्म व्यक्ति का जन्म तिथि में 11, 22, 33 आदि हो, तो इसे सोल नंबर कहा जाता है, मास्टर नंबर कहा जाता है, जिसके पूर्व जन्म के में कुछ चैलेंजेस जो उसके थे, वह उससे संबंधित। और यदि किसी जातक का जन्म 13, 14, 16 या 19 तारीख को होता है, तो इसे पूर्व जन्म का ऋण भी यह कैरी करता है, और वह अंक या तो तिथि में आएगा या गणना में आएगा। आप इस जातक के संबंध में देखें तो 11वां महीना में जितने भी जातक का जन्म होते हैं, ये 16 नंबर लेकर आते हैं। और इस जातक का पूर्व जन्म का ऋण भी है, 19 अंक या आ रहा है। यह पूर्व जन्म के शासन संबंध, पूर्व जन्म के शासन से संबंधित है, कि यह जो अंग्रेजी में हम न्यूमरोलॉजी की पोस्टिंग करते हैं, उसमें इसका थोड़ा सा विस्तृत विवरण है। यहाँ समय अभाव के कारण हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। तो यह 19 अंक शासन से संबंधित रखता है, कि शासन में कुछ स्वार्थी कुछ तत्व आए थे, और वह इस जन्म में व्यक्ति को
पिछले जन्म के जो आदतें थी उसको सुधारने का एक स्कोप मिलता है, चाहे वह मास्टर नंबर हो या कार्मिक डेप्थ नंबर। तो चलिए चर्चा फिर कभी बाद में, हम यहाँ पर टिक जाएंगे, अगर उस पर चले जाएंगे तो। अब हमें देखना है, सूत्र ये कहता है अंक ज्योतिष का कि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं। क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु होता है बस चलने में भी, बस में भी, तो फिर बस का चलना मुश्किल होता है। जीवन की नैया को चलाने के लिए, जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बाधा से पूर्ण होता है और वह हमें कठिनाई देता है। यही पहचानना हर व्यक्ति पहचान सकता है कि मेरा अंक क्या क्या है। और यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो हम ऐसे अंक को तलाशते हैं जो दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम। बस ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में काफी मित्रता है, किंतु सवारी जो पैसेंजर्स हैं वे यदि शत्रु आ गए तो फिर दोनों के, फिर बस का चलना फिर मुश्किल होता है। इसलिए ये तो स्थिर नंबर हुए जो हमको ईश्वर ने दिया, 9/11/88 किसी का जन्म है तो उस ये जन्म तिथि स्थिर है और उससे निकलने वाले, उससे सृजित होने वाले अंक भी स्थिर है। अब हम अंक कुछ लेकर आते हैं जो कि पैसेंजर बनते हैं अभी, और जो पैसेंजर बनते हैं वह अंक यदि दुश्मन अंक आ गया फिर चलना मुश्किल है, बाधा हम बना। तो खुद हम सृजित कर बाधा को लाते हैं और बाधा को ये करते हैं। तो हम जो अंक सृजित करें वह अंक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो, यह सुनिश्चित यदि कर लें तो फिर जीवन आसान। अब आप देखें कि इस जातक के लिए जिनका जन्म मूलांक और भाग्यांक जो भी है, हम कैसे, कौन सा अंक ऐसा व्यवस्था करें जो कि बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कहां से स्रोत क्या होना चाहिए, स्रोत हम कौन सा अंक होना चाहिए या नहीं अभी बता रहे, इसकी चर्चा नहीं कर, स्रोत क्या होना चाहिए। यदि हम मोबाइल अंक को ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, मोबाइल अंक सोच कर चलते हैं, मोबाइल अंक जो मित्र अंक होना चाहिए, शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी उसकी ऊर्जा कब होगी, जब हम मोबाइल को प्रयोग में करेंगे। गाड़ी संख्या कब होगी, जब हम गाड़ी का उपयोग करेंगे। यदि हमारे पास मोटरसाइकिल और कार दोनों है, दोनों की गाड़ी अंक, दोनों का नंबर अलग है, हमें ऊर्जा वो ज्यादा देती है जिसको हम उपयोग ज्यादा करें, तो वह ऊर्जा देती। जो गाड़ी खड़ी रही उसकी ऊर्जा नहीं देती। उसी तरह किसी का दो मकान हो सकता है, फिर जिस मकान में वहां है वह उसे ऊर्जा देती। हो सकता है कोई व्यक्ति परमानेंट गांव का मकान दूसरी जगह हो और कार्यस्थल का मकान दूसरी जगह हो, तो जहां रह रहा है उसकी ऊर्जा, लेकिन यह ऊर्जा क्षणिक होती है, उसी अवधि के लिए होती है। तो ऐसा कौन सा स्रोत है जो परमानेंट होता है और वह ज्यादा देता है। जी हाँ, वह होता है हमारा आपका नाम, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो अंक होते हैं, वह अंक से अलग धरती के ईश्वर हमें यह नामांक देते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, फिर अंक कहां से आया। जी हाँ, नामांक जो होता है हर अक्षर में का अंकीय मूल्य हुआ करता है और अंकीय मूल्य से उसको हम परिवर्तित करते हैं। आज की जो जन्म तिथि है यह तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव 9/11/1988 को जन्म, और इनसे संबंधित यदि जानकारी देखें तो इनका जो लोग जो नाम से जानते हैं, तेजस्वी करके पुकारते हैं, वह 8 दे रहा है। मूलांक और भाग्यांक का नियम यह भी है कि नाम अगर आप व्यक्ति खुद समझें कि नाम जब भी हमें पुकारा जाता है तो पहला अक्षर जब भी नाम लिया जाता है तो हमारी चेतना जागती है, हम रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 आदमी में अगर मेरा नाम लिया गया, पहला अक्षर जो लिया जाता है तो वो उसका प्रभाव है। तो नाम के पहले अक्षर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक नहीं देना चाहिए। यहीं से शुरू होती है जीवन की कठिनाई। उसके बाद नाम का पूरा अंक क्या दे रहा है। यदि इनका नाम तेजस्वी यादव है
तेजस्वी यादव अंक कुछ दे सकता है, हो सकता है एक दे, लेकिन तेजस्वी क्या दे रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग तेजस्वी ही पुकार, यह महत्वपूर्ण। और इसलिए यहां पर यह आप देखें, तेजस्वी यादव का मूलांक 9 भाग्यांक 1, जो उनका यदि हम कहें कि उनका एंजल नंबर 3, जो आउटवर्ड पर्सनालिटी नंबर है 2, और इनका नाम का पहला अक्षर 4, नामांक 8 दे रहा है। अब आप जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर शत्रु अंक क्या क्या है, क्योंकि जब शत्रु अंक पहचानेंगे तभी आप सुधार कर सकते हैं। तो यदि हम इनके अंकों को देखें, अब ये थोड़ा और इंतजार करते हैं, क्योंकि इनका जो संबंध है वह राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल को यदि हमने नाम उनको परिवर्तित किया, उनके अंकों में परिवर्तित कर, तो अंक 2 दे रहे, यह भी महत्वपूर्ण है, जिससे वे एसोसिएटेड हो। आरजेडी को यदि हम करते हैं, अब ये आप देखें, आरजेडी को हमने जो किया है वह 7 देता है, यह नीचे यहां पर वर्णित है। तो आरजेडी 7 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। अब आप इस मूलांक और भाग्यांक से पकड़ें कि उनके शत्रु अंक कौन कौन। तो 9 मूलांक है, भाग्यांक 1 है। नाम का इनका जो तेजस्वी नाम है वो 1 अंक का शत्रु है, और 9 का भी शत्रु है। साथ ही साथ 9 के शत्रु 2 भी बन रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल। 7 शत्रु आरजेडी नहीं है, किंतु 7 के शत्रु 9 है। इनका जो एंजल नंबर बन रहा है वह 3 बन रहा है। 3 शत्रु नहीं है। इस तरह से हम नाम के से हम करेक्शन कर हम शुभता प्राप्त कर सकते। मैं कोई आकलन नहीं कर रहा हूं, कोई सेवानी नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें इस तरह से नाम में जो बाधा नाम जो ऊर्जा देती है वह बाधा उत्पन्न करती है। मूलांक और भाग्यांक हमारे लिए प्राइम होता है। 9 के लिए एक बहुत अच्छा मित्र है, राजा का मित्र सेनापति होता है, सेनापति का मित्र राजा होता है, लेकिन राजा सेनापति से सावधान रहता है, क्योंकि जितने भी राजा को डर है यदि, तो किसी से डर नहीं है, उसको डर है तो अपने सैनिक से डर है। जितने भी तख्तापलट राजा के होते हैं सैनिक के कारण, इसलिए एक 9 से सावधान होता है, लेकिन 9 भी एक के प्रति वफादार जरूर होता है। वह उसे अगर वफादारी उसे छूटी तो फिर समस्या। लेकिन कुछ अंक आप इस सूची में जो आपके पास सूची है उसमें आप देखेंगे कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। उदाहरण स्वरूप 4, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है, 4 अंक झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, जो नियम तोड़ने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति चाहता है हमारे सामने जो भी व्यक्ति रहे वो नियम का पालन करे और झूठ नहीं बोले, सच्चा रहे। इसलिए 4 4 का दुश्मन। 7 7 का दुश्मन है साधु सन्यासी या इंट्यूटिव पर्सन, आपस में शत्रु है। 8 न्यायाधीश न्यायाधीश के शत्रु होते हैं, उनके निर्णय को बदलते हैं। वर्कर वर्कर के होते हैं, नौकर नौकर के होते हैं। 9 नंबर एक सैनिक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं देखना। इसलिए ये 4 अंक जो है, कुछ अंक ऐसे हैं 4 7 8 9, इनके म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसलिए आप देखेंगे 9 9 के शत्रु हैं। और दूसरी सूची हमने आपके समक्ष रखी है, जो नाम का जो अंक है उसके शत्रु अंक, शत्रु अक्षर कौन, वह अक्षर से नाम आरंभ नहीं।
तो आप देखेंगे 9 का जो शत्रु अंक है आप आर भी, यानी तेजस्वी का, ये जो तेजस्वी का टी भी है, यानी टी जो नाम का पहला अक्षर है वह भी शत्रु अंक है, और राष्ट्रीय जनता दल का पहला नाम जो लेटर है वह भी शत्रु। इस तरह से हम अंक ज्योतिष के अनुसार हम आकलन कर सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि यह कैसा अंक। पटना शहर में इनका जन्म हुआ है, पटना एक देता है जो कि इनका मित्र है, भाग्य अंक है। वही दिल्ली 7 देता है, मुंबई 9 देता है। तो ये सारी चीज अंकों का जो लेखा जोखा है यह आपके समक्ष हमने रखा। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी हो और ज्ञानवर्धक। अब आपको ले चलते हैं आज के अंक क्या क्या है। आज के अंक, हाँ एक बात छूट गया था। यदि इस वर्ष कैसा फल होगा जातक का यह जानना चाहते हैं तो उसके रनिंग एज को देखें। रनिंग एज क्या दे रहा है? तेजस्वी का रनिंग एज 2 दे रहा है, 38वां साल में ये प्रवेश कर रहा है, यह 2 दे रहा है। और वह पर्सनल ईयर क्या कहता है? पर्सनल ईयर की 2 दे रहा है। पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को हटा दें और वर्तमान वर्ष को जो रख दें और फिर सभी अंकों को जोड़ें। यदि यह मूलांक भाग्यांक का मित्र निकला, शत्रु अंक नहीं निकला तो शुभता के संकेत है। यदि एक मूलांक एक शत्रु अंक निकले, एक मित्र अंक निकले तो फिर साधारण मिला जुला से, और दोनों मित्र अंक निकले तो फिर अच्छे। अब यहाँ 9 से 2 का दोनों का हो रहा है जो कि अच्छे फल नहीं संकेत दे। पर्सनल ईयर के इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज का तारा क्या कहता है। आज का अंक 9, मूलांक भाग्यांक 2। 2 का संबंध विभिन्न जन्मों के किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए 1 मूलांक 2 3 के साथ मित्रता, 5 के साथ मित्रता, 6 अंकों के साथ शत्रुता, यानी 1 के साथ अति मित्रता, 2 3 और 5 के साथ मित्रता, वहीं 4 के साथ अति शत्रुता, 7 और 8 के साथ अति शत्रुता, 9 के साथ शत्रुता। क्योंकि राजा को, रानी को या इस राजा से सरोकार है, रानी को खुद रानी से सरोकार है, रानी को गुरु से कभी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, और राजकुमार से उसके तो हमेशा रहे। इस प्रकार इन अंकों से इसके मित्रता है। तो जिस जातक का जन्म 1-10-19-28 को हुआ है, 2-11-20-29 को, 3-12-21-30 को, 5-14-23 को, उनके लिए आज शुभता कर सकते हैं। जिस जातक का जन्म 4-13-22-31 को हुआ है, देखिए आप 2 का जो रानी है उनका झूठ फरेब से रिश्ता नहीं, इसलिए या सामाजिक तत्वों से दूरी, तो इसलिए अति शत्रुता है। 8 अंक न्यायाधीश या नौकर चाकर से, उनसे दूरी, इसलिए अति शत्रुता है। सैनिक से राजा को कोई, रानी को कोई मतलब नहीं, इसलिए उनसे दूरी। तो अति शत्रुता जिन अंकों से है उनके अंक हैं 4-13-22-31 जिनका जन्म हुआ है, 7-16-25 जिनका जन्म हुआ है, 8-17-26 जिनका जन्म हुआ है, उसके साथ 2 अंक के अति शत्रुता, इसलिए ये सावधान रहे। 8 अंक वाले ज्यादा सावधान रहे क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। शून्य अंक भी मिल रहा है, साथ ही शत्रुता होते हुए भी शून्य स्टार मिल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी। वहीं 9-18-27 के साथ शत्रुता है, 30% रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता। वाद विवाद से दूर है। तटस्थ अंक है 6-15-24, इनके लिए दिन सामान्य रहेंगे। इस तरह से 9 आज के तिथि, आज के अंक जो बोल रहे हैं विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए यह आपके समक्ष में रखा। आशा करते हैं यह उपयोगी हो।
इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध हो। यदि फिर भी यदि आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहें प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, तो आपका सुझाव आमंत्रित है। YouTube के कमेंट बॉक्स पर जरूर सुझाव दें ताकि हम उसका उपयोग कर सकें और आपके लिए बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। जय श्री